मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, हिस्ट्री मैराथन, संपूर्ण इतिहास का एक महा रिवीजन आप करने वाले हैं, जिसमें आपका प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास टॉपिक कंप्लीट किए गए हैं। पहला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? आप सभी को पता है, मृतकों का टीला। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सही उत्तर है आपका मोहनजोदड़ो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया है? इसका भी सभी को उत्तर पता होगा, जहां तक मुझे पता है। सही उत्तर है मोहनजोदड़ो में पाया गया था, जो संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग होता था। अगला जो है आपका, वो है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह शहर कौन सा था? आप सभी इससे परिचित हैं, लोथल बंदरगाह शहर है, जो वर्तमान अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किसकी पूजा करते थे? इसकी भी जानकारी आप सभी को होगी। यहाँ पर मातृ देवी और पशुपति महादेव की पूजा होती थी। किसकी होती थी? मातृ देवी और पशुपति महादेव की पूजा होती थी। अब बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे थी, तो लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की जो थी वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, क्योंकि यहाँ पर अक्षरों का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि चित्रों का प्रयोग किया गया है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर जो इसकी लिपि का नाम है वो है भाव चित्रात्मक। ठीक है, पिक्टोग्राफिक या भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है और सही उत्तर है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बहुत ही आसान उत्तर है, आप सभी इससे परिचित होंगे। मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगला है आपका कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? आप सभी को परिचित है, कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगन जो राजस्थान भारत में स्थित है, यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा भी इसको कहते हैं और कालीबंगन भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो सोना से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, तांबे से परिचित थे, लेकिन वो लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, कांसे से परिचित थे। अगला है आपका कि सिंधु सभ्यता के घरों का निर्माण किससे होता था? तो पक्की ईंटों से होता था। ठीक है, सिंधु सभ्यता में किस जानवर का महत्व नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का कोई विशेष महत्व नहीं था। हालांकि इसके अवशेष कुछ स्थलों पर मिले हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में गाय और एक श्रृंगी बैल का बहुत ही ज्यादा महत्व था। अगला जो है आपका, वो है सिंधु सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या माना जाता है? सही उत्तर है कि जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और आर्यों का आक्रमण। वैसे ये थ्योरी बहुत ही बेकार मानी जाती है, आर्यों का आक्रमण वाली, और जलवायु परिवर्तन और बाढ़ जैसे प्रमुख कारण हो सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं वैदिक सभ्यता की तरफ, और इसके भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आप सभी इससे परिचित हैं, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। इन्हें वर्षा और युद्ध का देवता माना जाता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सही उत्तर है आपका ऋग्वेद, तीसरे मंडल में मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। उपनिषदों की संख्या कितनी है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 108 उपनिषदों की संख्या मानी जाती है, और ये दार्शनिक विचारों का संग्रह है। जितने भी उपनिषद हैं वो दार्शनिक विचारों के संग्रह हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, और सही उत्तर है आपका मुंडको उपनिषद या मुंडक उपनिषद से ये लिया गया है। अगला है आपका कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? सही उत्तर है आपका वैदिक काल में, जो प्रारंभिक वैदिक काल था, उसमें वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था, जो बाद में जन्म पर आधारित हो गई। ठीक है, तो जैसे आप ये वैदिक काल में कर्म के आधार पर, ऐसे ही शिवाजी के काल में कर्म के आधार पर कुछ पाटिल शब्द जो बनाए गए थे, और वो बाद में जन्म के आधार पर जाति में परिवर्तित हो गए। चार वेदों के नाम क्या हैं? तो चार वेदों के नाम आप सभी को परिचित होगा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद।
ध्यान रखिए, आपने आपको जितना आप सकारात्मक रखेंगे उतने अच्छे तरीके से आप तैयारी कर पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे। क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही आसानी से आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? सही उत्तर है आपका सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, क्योंकि इसमें गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सही उत्तर है आपका ऋग्वैदिक काल में गाय को अगन्या कहा जाता था। गाय को क्या कहा जाता था? अगन्या कहा जाता था, जिसका अर्थ है ना मारे जाने योग्य, यानी कि जिसे मारा ना जाए। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुल या परिवार थी। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी। उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता प्रमुख हो गए थे? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति यानी कि सृष्टिकर्ता, विष्णु यानी कि पालनकर्ता और रुद्र यानी संहारकर्ता प्रमुख देवता बन गए थे। अब बात करेंगे राजसूय यज्ञ का संबंध किस काल से है? तो इनका संबंध उत्तर वैदिक काल से है, जो राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम मौखिक था और गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। अब हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की जीवनी और शिक्षाओं से जुड़ी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, लगभग हर परीक्षा में। गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई थी, एक बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका, प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? आप सभी परिचित हैं इन तीनों रत्नों से, बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। महापरिनिर्वाण से क्या अभिप्राय है? तो महापरिनिर्वाण का अर्थ है बुद्ध की मृत्यु, जो कुशीनगर में हुई थी। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग वो है दुखों के निवारण और निर्वाण प्राप्ति के लिए बुद्ध द्वारा बताए गए 8 सिद्धांत हैं। इनके नाम क्या है? एक है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाक, चौथा है सम्यक कर्म, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठा है सम्यक प्रयास और सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। ये 8 सिद्धांत हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं। अब हम बात करेंगे बौद्ध ग्रंथों को क्या कहा जाता है। तो बौद्ध ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये तीनों पिटक आते हैं बौद्ध धर्म के ग्रंथों में, जिन्हें सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये आपकी आयोजित हुई थी राजगृह में। कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा विहार में। 483 ईसा पूर्व बुद्ध के निर्माण के तुरंत बाद हुई थी और महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। संरक्षक था मगध नरेश अजातशत्रु। उस समय जो राजा था वो अजातशत्रु था। उद्देश्य था बुद्ध के उपदेश, सुत्त पिटक और अनुशासन, विनय पिटक का संकलन करना। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में होती है, लगभग 383 ईसा पूर्व। 100 वर्ष बाद इसका अध्यक्ष होता है सबकामी, संरक्षक होता है राजा कालाशोक। परिणाम होता है बौद्ध संघ में पहला विभाजन होता है, स्थविरवाद और महासांगिक 2 में विभाजन हो जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति होती है पाटलिपुत्र में, अशोककालीन राजधानी में, लगभग 250 ईसा पूर्व। मोगली पुत्र तिस इसका अध्यक्ष होता है। राजा उस समय संरक्षक के रूप में सम्राट अशोक होता है। कार्य होता है अभिधम्म पिटक का संकलन। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 9 दिशाओं में मिशन भेजे गए। चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है कुंडलवन बिहार कश्मीर में, लगभग 72 ईस्वी में, कुषाण काल में। वसुमित्र इसका अध्यक्ष होता है। सहायक होता है अश्वघोष और कनिष्क उस समय राजा होता है। महायान का समर्थक ये होता है। उद्देश्य होता है बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में स्पष्ट विभाजन, ग्रंथों का संस्कृत में लेखन। तो ये 4 बौद्ध संगीति थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो है बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? तो हीनयान और महायान 2 प्रमुख संप्रदाय हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं किस भाषा में दी हैं? तो आप सभी को पता है पाली भाषा में दी हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 4 आर्य सत्य का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो 4 आर्य सत्य का सिद्धांत बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो दुखों और उनके निवारण पर केंद्रित है। यहाँ पर दुख, यह जीवन दुखमय है। दुख समुदाय यानी कि दुख का कारण है। दुख निरोध यानी दुख का अंत संभव है। और दुख निरोध गामनी प्रतिपदा यानी दुख से मुक्ति का मार्ग है ना।
तो ये 4 आर्य सत्य बताए थे महात्मा बुद्ध ने। जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो बुद्ध धर्म के जो जातक कथाएं ये बुद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों के बारे में ये बताती हैं। कौन सी बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित हुई थी? तो आप सभी को पता है, जो चौथी बौद्ध संगीति थी कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी कनिष्क काल में। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के बारे में, महावीर और जीवनी इनकी और शिक्षाएं। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम, बिहार, वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो वर्धमान था इनके बचपन का नाम। महावीर को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति जृंबिका ग्राम निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। तो ये जृंबिका ग्राम में निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर। जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? तो पंच महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य पे इनका बहुत ही ज्यादा जोर था जैन धर्म का, और अहिंसा पे बहुत ही ज्यादा जोर था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इन्होंने प्राकृत भाषा में दिए गए थे, जिसे अर्धमागधी भी कहते हैं। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? तो जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर है। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर वस्त्रहीन रहते हैं। स्याद्वाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है, जिसे अनेकांतवाद भी कहते हैं। और ये सापेक्षता का सिद्धांत है, यानी कि अगर कोई बात सत्य है तो उसे सिर्फ एक नजरिए से मत देखिए, सामूहिक रूप से देखिए, संपूर्ण रूप से देखिए, तो वो सत्य ही आपको लगेगी, चुभेगी नहीं आपको। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी, बिहार में हुई थी। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, लगभग 300 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष था उस समय स्थूलभुद्र, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार। उद्देश्य महावीर के उपदेशों का मौखिक रूप में संकलन। द्वितीय जैन संगीति बल्लभी, वर्तमान गुजरात में होती है, लगभग 512 ईस्वी में। अध्यक्ष होता है देवर्दि गणी क्षमा श्रमण। मौखिक परंपरा में लुप्त हो रहे ग्रंथों को लिखित रूप देना। श्वेतांबर आगम ग्रंथों का संस्कृत में लिपिबद्ध संग्रह करना। जैन धर्म में त्रिरत्न का कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म में त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कैवल्य का। तो यहाँ पर केवल लिखा है, लेकिन यहाँ पर कैवल्य होगा। भद्रबाहु का संबंध किस जैन संप्रदाय से है? तो भद्रबाहु का संबंध दिगंबर जैन संप्रदाय से है। अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की, विशेषकर सम्राट अशोक की, क्योंकि आपके सिलेबस में सम्राट अशोक साफ साफ लिखा है, तो आपको पूरा मौर्य साम्राज्य नहीं पढ़ना है। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चाणक्य के नाम से ये परिचित हैं आप सभी इनसे, और ये अर्थशास्त्र की रचना करते हैं, एक किताब है इनकी, तो वो इनके प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप सभी परिचित हैं, कौटिल्य ने ये पुस्तक लिखी है, लेकिन ये अर्थशास्त्र पर नहीं है, ये राजनीति और प्रशासन पर है। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन भारत का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? सही उत्तर है आपका 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, जिसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं इनके अधिकांश अभिलेख। धम्म का सिद्धांत किस मौर्य सम्राट से संबंधित है? तो अशोक से संबंधित है, जो नैतिक मूल्यों पर आधारित था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? स्तूप तो सम्राट अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप, जो बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, जो आधुनिक पटना है। देवनाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि किस सम्राट को दी गई थी? तो सम्राट अशोक को दी गई थी। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है, उसके परिणामों का विस्तृत वर्णन है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। मौर्य काल में सीता से क्या अभिप्राय था? तो मौर्य काल में सीता राजकीय भूमि से होने वाली आय को कहा जाता था। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का कौन कार्य करता था? तो समाहर्ता नामक अधिकारी करता था। कौन करता था? समाहर्ता नामक अधिकारी करता था। अब हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य की। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ये आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इन्हीं से जुड़े हुए प्रश्न अभी हम करने वाले हैं।
तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आप सभी परिचित होंगे, समुद्रगुप्त। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, क्योंकि उसने कई विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय कला, विज्ञान, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ था। प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? तो ये शिलालेख जो है, स्तंभ शिलालेख, ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा ये लिखा गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त काल में आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी? तो गुप्त काल में आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की थी तथा सूर्य सिद्धांत दिया था। गुप्त काल के प्रमुख कवि और नाटककार कौन थे? कालिदास थे, और इनका एक प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। दिल्ली का लौह स्तंभ किस गुप्त शासक से संबंधित है? दिल्ली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है और उसकी जंग प्रतिरोधी क्षमता के लिए यह प्रसिद्ध है। गुप्त काल में भू राजस्व दर क्या थी? लगभग उपज का 1/6 भाग। गुप्त काल के दौरान कौन सा धर्म अत्यधिक लोकप्रिय हुआ? तो गुप्त काल के दौरान हिंदू धर्म, विशेषकर वैष्णव और शैव धर्म अत्यधिक लोकप्रिय हुए। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस गुप्त शासक ने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था। ये जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि गुप्त काल की प्रमुख मुद्राएं किस धातु की बनी थी? तो गुप्त काल की प्रमुख मुद्राएं सोने की बनी थी, जिन्हें दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में मृच्छकटिकम नामक नाटक किसने लिखा था? तो इसको लिखा था शूद्रक। अब हम बात करेंगे हर्षवर्धन की। ये आपका अलग से टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में। हर्षवर्धन किस राजवंश का शासक था? तो ये पुष्यभूति राजवंश का शासक था, जिसे वर्धन राजवंश भी कहते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो पहले तो इनकी राजधानी थानेसर थी, लेकिन बाद में ये कन्नौज स्थानांतरित हो गए थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसकी पुस्तक है एक, जिसका नाम है सी यू की। हर्षवर्धन ने कौन से प्रसिद्ध नाटक लिखे थे? हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक नाटक लिखे थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी लिखी थी। हर्षचरित नामक जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्षचरित नामक जीवनी जो है वो बाणभट्ट ने लिखी थी। ये हर्षवर्धन के जीवन काल पर प्रकाश डालती है। हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और ये महायान शाखा से जुड़ा हुआ था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ था। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन सा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र था? तो नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र था। हर्षवर्धन के समय प्रयाग में कौन सा धार्मिक सम्मेलन आयोजित होता था? तो उस समय महामोक्ष परिषद नामक धार्मिक सम्मेलन आयोजित होता था प्रति 5 वर्ष पर। हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? तो हर्षवर्धन की बहन का नाम राज्यश्री था। हर्षवर्धन के काल में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो उस समय भू राजस्व था, जो उपज का 1/6 भाग हुआ करता था। हर्षवर्धन के साम्राज्य में शासन प्रणाली कैसी थी? तो शासन प्रणाली केंद्रीकृत थी, जिसमें राजा सर्वोच्च होता था। हर्षवर्धन के समय न्याय विभाग का प्रमुख कौन था? तो उस समय न्याय विभाग का प्रमुख महादंड नायक कहलाता था। हर्षवर्धन के समय किस शहर को कान्यकुब्ज के नाम से भी जाना जाता था? यह है आपका उत्तर इसका कन्नौज। कन्नौज को कान्यकुब्ज के नाम से भी जाना जाता है। आजकल इसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, जो पहले फर्रुखाबाद में शामिल था, अब अलग है। आपका पहला प्रश्न है कि राजपूत काल का समय काल क्या माना जाता है? तो इसका समय काल 750 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। ये उत्तर भारत में कई राजपूत राज्यों का उदय का समय काल था। अगला प्रश्न है आपका कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम था। यह वंश पश्चिमी भारत में प्रमुख था। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग था। कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। इन्होंने दक्षिण भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक गोपाल था। यह वंश बंगाल और बिहार में शासन करता था। अगला प्रश्न है आपका कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन शक्तियों के बीच में हुआ था? सही उत्तर है आपका पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में
कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष कितने वर्षों तक चला था? तो ये लगभग 200 वर्ष तक चला, जब तक जयचंद मोहम्मद गौरी के हाथों मारा नहीं जाता है। ये लगातार लड़ाई चलती रहती है, कभी इधर से, कभी उधर से, कभी इधर से। एक लंबा संघर्ष का काल रहता है कन्नौज, और फिर कन्नौज धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त हो जाता है, इतिहास के पन्नों में लगभग मिट ही जाता है। अगला है आपका कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। लोग महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो मानने लगते हैं कि मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन महमूद गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनबी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो इसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर 1025 में था। इसने सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया और वहां पर बहुत ही ज्यादा लूट की। जो महमूद गजनबी था, इसका उद्देश्य भारत से धन लूटना था। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में शासन करना था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो इसका पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। लेकिन यहां से मोहम्मद गौरी भाग जाता है और उसका जीवन बच जाता है। तो फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1192 में। इसमें मोहम्मद गौरी विजय होता है और फिर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, और बहुत ही दर्दनाक अपमानजनक मृत्यु दी जाती है। अगला जो है आपका, चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। तो जो मोहम्मद गौरी से लड़ाई लड़ता है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, और ये सबसे प्रसिद्ध शासक बनता है। अगला है आपका प्रश्न कि पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य किसने लिखा है? तो जो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य है, इसको चंद्रबरदाई ने लिखा है, जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो परमार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा भोज था, जो अपनी विद्वता और कला संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। भारतीय इतिहास में लगभग जितने भी राजा हुए हैं, उनमें सबसे विद्वान अगर कोई राजा था तो वो राजा भोज था। सोलंकी वंश का शासन किस क्षेत्र में था? तो सोलंकी वंश का शासन मुख्यतः गुजरात क्षेत्र में था। अगला प्रश्न है आपका कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो चंदेल राजवंश ने करवाया था, जो अपनी नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। कई बार परीक्षाओं में खजुराहो के मंदिर की निर्माण की वास्तुकला पूछ ली जाती है, तो वो नागर शैली थी। दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस राजवंश शासनकाल में बने थे? तो ये सोलंकी शासकों के संरक्षण में बने थे, जो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि राजतरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये ग्रंथ लिखा था कल्हड़ ने, जो कश्मीर के इतिहास का वर्णन करता है। बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम महत्वपूर्ण अभियान कौन सा था? तो ये अभियान था चंदावर का युद्ध, जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा जाता है। इसमें जयचंद की हार होती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अगला है आपका गीत गोविंद के रचयिता कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। इसके रचयिता जयदेव हैं, जो सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है आपका कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक ने की थी, जो एक महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा केंद्र था। अगला प्रश्न है आपका कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल पाल वंश ने की थी, जो बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है आपका मिहिर भोज किस प्रतिहार शासक का नाम था? तो मिहिर भोज प्रथम नामक प्रतिहार शासक का नाम था, जो प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला प्रश्न है आपका कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। यह राष्ट्रकूट शासक था, जो एक अद्भुत स्थापत्य कला का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि कविराज मार्ग नामक कन्नड़ काव्य किसने लिखा था? तो इसको लिखने वाले अमोघ वर्ष थे। अमोघ वर्ष प्रथम नाम था, ये एक राष्ट्रकूट शासक थे। इन्होंने कन्नड़ में काव्य लिखा था कविराज मार्ग नाम से। अमोघ वर्ष नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि गहड़वाल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राजा जयचंद था, जिसे मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न है आपका कि किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? और इसका सही उत्तर है आपका भारवी कवि हैं, जो पल्लव शासक सिंह विष्णु के समकालीन थे। अगला प्रश्न है आपका भविष्यतकहा नामक
अपभ्रंश काव्य किसने लिखा था? तो इसको लिखने वाले धनपाल थे। अगला प्रश्न है आपका कि अजमेर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर शहर की स्थापना अजय राज चौहान ने की थी, जो चौहान वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है आपका, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यह आपका सल्तनत काल का प्रश्न है, लेकिन इधर आ गया है। और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि सल्तनत काल, ठीक है, का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान थी, जो इल्तुतमिश की बेटी थी और इनकी हत्या कर दी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि चालीसा यानी कि तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किसने किया था? तो इसका गठन इल्तुतमिश ने किया था, जो 40 तुर्क सरदारों का एक समूह था। अगला प्रश्न है आपका कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? आप सभी इसके उत्तर से परिचित होंगे। बलबन ने अपनाई थी, जिसका उद्देश्य विद्रोहियों का दमन करना था। अगला प्रश्न है आपका कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसासफ था। ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और ये जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके राजा बनता है। बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी, ताकि वस्तुओं की कीमतें स्थिर बनी रहें। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, जो कुतुब मीनार परिसर में है। अगला प्रश्न है आपका कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। अगला प्रश्न है आपका कि मोहम्मद बिन तुगलक को किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह के नाम से जाना जाता है। विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है, उसकी सनकी नीतियों के कारण। अगला प्रश्न है आपका कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था और किसके शासनकाल में भारत आया था? ये मोरक्को का यात्री था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है आपका कि किताब उल रिहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसकी जो पुस्तक है, ये लिखने वाला इब्न बतूता था, जिसने भारतीय समाज का वर्णन किया था अपनी पुस्तक में। अगला है कि दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगरों की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 से अधिक नए नगरों की स्थापना की थी, जिसमें हिसार और फिरोजाबाद शामिल है। अगला है आपका कि जजिया कर को पहली बार किसने लागू किया था? तो जजिया कर को पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर लागू किया था और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इसे ब्राह्मणों पर भी लगाया था। अगला है आपका कि तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो तैमूर लंग ने भारत पर 1398 में आक्रमण किया, जिससे तुगलक वंश का पतन हो गया। 1398 में कबीरदास का जन्म भी हुआ था और 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। ये रिलेट करके आप चीजें याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगी और लंबे समय तक याद बनी रहेंगी। अगला प्रश्न है आपका कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक खिज्र खान था। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी था, जो दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंशज था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में की थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो इक्तादारी प्रथा शुरू करने वाला इल्तुतमिश था, जिसने भूमि को इक्ता में बांटकर अधिकारियों को दिया जाता था। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? तो ये संबंधित था सैन्य विभाग से, जिसका प्रमुख आरिज ए मुमालिक होता था। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सिजदा और पाबोस प्रथा किसने शुरू की थी? इसका सही उत्तर है आपका बलबन ने। सिजदा का अर्थ होता है घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना और पाबोस का अर्थ है पैरों को चूमना। अगला है आपका कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित की थी। सैयद वंश का शासनकाल क्या था? सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक था। लोधी वंश का शासनकाल क्या था? लोधी वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। सल्तनत काल में उलेमा कौन थे? तो ये धार्मिक विद्वान और न्यायविद थे, जो इस्लामी कानून की व्याख्या करते थे।
अब हम प्रवेश करेंगे मुगल साम्राज्य में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय मध्यकालीन इतिहास में। यहाँ से भी आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न बनेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक अपना जोश, अपनी एनर्जी बनाकर रखिए, क्योंकि बहुत ही कम समय में आप बहुत बड़ा सिलेबस कवर करने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, जो 61वां प्रश्न है आपका और पहला मुगल साम्राज्य का, कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर था, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो इन सारे युद्धों को देख लेते हैं जो बाबर ने लड़े हैं। बाबर ने दिल्ली सल्तनत को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 में होता है। बाबर और राणा सांगा मेवाड़ के राजा के बीच में। राजपूतों की शक्ति को कुचलकर बाबर ने भारत में स्थायी शासन की नींव रखी। इसमें भी बाबर जीत जाता है। अगला है चंदेरी का युद्ध, बाबर वर्सेस मेदिनी राय का। मध्य भारत में मुगल प्रभाव को मजबूत करता है 1528 में। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है और बाबर और अफगान सरदारों व महमूद लोदी के बीच में। अफगानों की शक्ति का यहाँ पर अंत हो जाता है। फिर मुगलों ने और भी युद्ध लड़े हैं, जैसे दौसा और कलिंजर अभियान हुमायूं का था। छोटे छोटे युद्ध थे, शासन अस्थिर रहा। चौसा का युद्ध 1539 में होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। मुगलों की हार होती है और हुमायूं को यहां से भागना पड़ता है। फिर 1540 में होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, और मुगल साम्राज्य पर शेरशाह का अधिकार हो जाता है। फिर आता है पानीपत का युद्ध, द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। अकबर की निर्णायक जीत होती है, मुगल साम्राज्य की फिर से स्थापना होती है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। प्रताप पराजित तो नहीं होते हैं, परंतु अकबर की भी बढ़त बनी रहती है इस युद्ध में। अब हम बात करेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध की, जो 1761 में होता है जाके अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। मुगल सिर्फ नाम मात्र के इसमें जुड़े हुए थे। मुगलों की सत्ता पहले से ही कमजोर थी। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति भी टूटकर बिखर गई। अब हम बात करेंगे बाबरनामा किताब की। तो बाबरनामा तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है, बाबर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है आपका, चौसा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो अभी आपने पढ़ा है 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजय होता है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था और इसी ने ही रुपया नामक मुद्रा भी प्रारंभ की थी। हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है, हुमायूं की ये बहन है। अगला प्रश्न है आपका कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें अकबर विजय होता है। अगला प्रश्न है आपका कि दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? तो ये चलाया था अकबर ने, जिसका उद्देश्य सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करना था। अगला प्रश्न है आपका कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है आपका तानसेन थे। जब्ती प्रणाली किसने शुरू की थी? तो जब्ती प्रणाली अकबर ने शुरू की थी, जो भू राजस्व निर्धारण की एक विधि थी। अगला प्रश्न है आपका कि मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? सही उत्तर है आपका मनसबदार प्रणाली अकबर ने शुरू की थी, जो सैन्य और नागरिक प्रशासन में पद और वेतन निर्धारित करती थी। अगला प्रश्न है आपका कि इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है आपका इबादत खाना का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था, जहां धार्मिक चर्चाएं होती थीं। अगला प्रश्न है आपका कि जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। चित्रकला का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को, क्योंकि यहाँ पर चित्रकला को बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध है? तो जहांगीर प्रसिद्ध था, उसने आगरा के किले में लगवाई थी। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस मुगल शासक के काल को कहा जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान कई भव्य इमारतों का निर्माण होता है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। लाल किला दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? तो लाल किला दिल्ली का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जब उसने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद स्थानांतरित की थी। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जिसे बाद में नादिर शाह लूटकर ले गया। औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वह बहुत ही सादा जीवन जीता था। किस मुगल शासक ने जजिया कर को पुनः लागू किया था?
तो औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू किया था, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था, औरंगाबाद में अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी की याद में। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जिसे 1857 के विद्रोह के बाद रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? तो इसको लिखने वाला जहांगीर स्वयं था। मुगल काल में मीना बाजार की शुरुआत किसने की थी? मुगल काल में मीना बाजार की शुरुआत हुमायूं ने की थी, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आपका कि अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखी थी? सही उत्तर है आपका अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी थी, जो अकबर के दरबारी विद्वान थे। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल काल में मशनवी क्या थी? तो एक प्रकार की लंबी कविता थी जिसमें कथात्मक शैली का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है आपका कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है आपका अकबर ने, जिसे उसने अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है आपका कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर है अकबर ने। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में ये बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, अभी भी है, आप जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की है। अगला प्रश्न है आपका कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के दरबार में थे, जो तेलुगु साहित्य के 8 महान कवि थे। अगला है आपका कि मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी थी? तो मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं ने रखी थी, जो फारसी चित्रकारों को भारत में लाया था। अगला है कि तंबाकू की खेती भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुई, पुर्तगाली द्वारा शुरू की गई थी। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है, जिसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। शिवाजी ने किस मुगल शासक को हराया था? शिवाजी ने औरंगजेब को कई बार हराया था, विशेषकर शाइस्ता खान और जय सिंह के खिलाफ। अगला है कि मुगल काल में जमींदार कौन थे? तो मुगल काल में जमींदार भूमि के मालिक होते थे, जो किसानों से राजस्व एकत्र करते थे। अगला है कि आपका मुगल कालीन साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तो प्रमुख भाषा फारसी थी, हालांकि हिंदी और उर्दू में भी रचनाएं मिलती हैं। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। अब हम बढ़ेंगे मराठा काल की तरफ। 1674 से 1818 ईस्वी तक ये मराठा काल लगभग रहता है। मराठा शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा शक्ति का वास्तविक संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि शिवाजी का जन्म कब और कहां हुआ था? शिवाजी का जन्म 1727 ईस्वी में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सही उत्तर है आपका समर्थ रामदास थे। अगला प्रश्न है आपका कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब और कहां हुआ था? सही उत्तर है आपका शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था, जिसके बाद उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, लगभग 1 माह के अंतर पे। पहली बार जब राज्याभिषेक हुआ था, उसके कुछ ही समय पहले शिवाजी की माताजी का देहांत हो जाता है। तो जो वहाँ के ब्राह्मण जन थे, विद्वान जन थे, उन लोगों ने कहा कि आपका राज्याभिषेक मान्य नहीं है, क्योंकि आपके घर में तब अशुद्धि थी आपकी माता के देहांत की वजह से। तो फिर पुनः शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में ही होता है। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहा जाता था? शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था को अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था, जिसमें 8 मंत्री होते थे। अगला प्रश्न है आपका कि पेशवा अष्टप्रधान मंडल में किस पद को कहते थे? तो पेशवा अष्टप्रधान मंडल में प्रधानमंत्री के पद को कहते थे। शिवाजी ने कौन से 2 प्रमुख कर लगाए थे? तो शिवाजी ने चौथ कर लगाया था, कुल उपज का 1/4 भाग, और एक सरदेश मुखी कर लगाया था, कुल उपज का 1/10 भाग। अगला प्रश्न है आपका कि पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी। जयसिंह औरंगजेब की ओर से था। अगला प्रश्न है आपका कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि पेशवा प्रणाली का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो पेशवा प्रणाली का वास्तविक संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि बाजीराव प्रथम को किस नाम से जाना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता था, जिसने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था। अगला प्रश्न है आपका कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो उस समय पेशवा बाजीराव था। तो बालाजी बाजीराव उस समय पेशवा था। अगला प्रश्न है आपका कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था?
तो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। शिवाजी के प्रशासन में सर ए नौबत कौन था? तो सर ए नौबत सेनापति होता था। शिवाजी ने अपनी नौसेना का निर्माण कहाँ किया था? तो कोलाबा में किया था शिवाजी ने अपनी नौसेना का निर्माण। अगला प्रश्न है आपका कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि से 1782 ईस्वी में समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा था? तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा औरंगजेब ने कहा था, क्योंकि ये छापा मार युद्ध करने में माहिर थे। अष्टप्रधान में सुमंत का कार्य क्या था? तो अष्टप्रधान में सुमंत विदेश मंत्री होता था, जो विदेशी मामलों को देखता था। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे, जिन्होंने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा दी थी। मराठा साम्राज्य का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो मराठा साम्राज्य का उदय मुख्यतः महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर के घेरे और अन्य कई छोटे बड़े संघर्षों में हराया था। अगला प्रश्न है आपका कि बाजीराव प्रथम ने किस मुगल शासक के खिलाफ दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है आपका कि शिवाजी की गोरिल्ला युद्ध नीति को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी की गोरिल्ला युद्ध नीति को शिवा कावा या छापा मार युद्ध कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका कि मराठा संघ का निर्माण किसने किया था? तो मराठा संघ का निर्माण बाजीराव ने किया था, जिसमें विभिन्न मराठा सरदार शामिल थे। अगला प्रश्न है आपका कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। माताजी का नाम क्या था? तो माताजी का नाम जीजाबाई था। अगला प्रश्न है आपका कि पेशवा का पद कब वंशानुगत हो गया था? तो बालाजी बाजीराव के समय से वंशानुगत हो गया था पेशवा का पद। अगला प्रश्न है आपका कि मराठा साम्राज्य का अंतिम विस्तार किसके काल में हुआ था? तो मराठा साम्राज्य का अंतिम विस्तार बाजीराव प्रथम के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में समाप्त होता है, जिसके बाद पेशवा का पद समाप्त कर दिया जाता है। तो 3 मराठा युद्ध होते हैं, विशेषकर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 के बीच में होता है। पेशवा बनने के लिए रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से मदद मांगी, परिणाम सालाबाई की संधि 1782 यथास्थिति बनी रहती है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में होता है। मराठा सरदारों में आपसी फूट और बसीन की संधि 1802 होती है। अंग्रेजों की जीत होती है, मराठा शक्ति कमजोर होती है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में होता है। पेशवा बाजीराव द्वितीय का विद्रोह होता है, मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है और पेशवाशाही समाप्त हो जाती है। तो सबसे पहले हम करेंगे ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो पहला प्रश्न है आपका कि प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? सही उत्तर है आपका प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि प्लासी के युद्ध का तत्कालिक परिणाम क्या था? तो प्लासी के युद्ध का तत्कालिक परिणाम यह था कि सिराजुद्दौला हार गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, जिससे बंगाल में ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है ये 22 अक्टूबर 1764 को होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुन्नो के नेतृत्व में मीर कासिम, सुजाउद्दौला अवध के नवाब तथा शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट की संयुक्त सेनाओं के बीच में होता है। इसमें अंग्रेज ही जीत जाते हैं। बक्सर के युद्ध का क्या महत्व था? तो इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित की और प्लासी के युद्ध की कमियों को पूरा किया, जिससे कंपनी का जो शासन है वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बढ़ गया और उनको दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने लागू की थी? तो बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में लागू की थी, जिसके तहत कंपनी के पास दीवानी, राजस्व संग्रह और नवाब के पास निजामत यानी कि प्रशासनिक अधिकार थे। द्वैत शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल से द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया और कंपनी ने सीधे बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, यानी कि 65 से 72 मात्र 7 साल में जो नवाब था उसके पूरे अधिकार छीन लिए अंग्रेजों ने। अगला है आपका कि वारेन हेस्टिंग्स के समय कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हुआ था, जिसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है, जिन्होंने प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है आपका कि सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? सहायक संधि प्रणाली को शुरू करने वाला लॉर्ड वेलेजली था। इसे भारत में सहायक संधि है उसका जनक माना जाता है और भारतीय राज्यों को अपनी संप्रभुता ब्रिटिश राज्यों को सौंपनी पड़ी।
वैसे फ्रांसीसी एक गवर्नर था डुप्ले, वो लेकर आया था भारत में सहायक संधि, लेकिन व्यापक रूप से लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में प्रयोग की थी। अगला प्रश्न है आपका कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद का निजाम सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य था, जिसने 1798 में यह संधि स्वीकार की। अगला प्रश्न है आपका कि व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने लागू किया था? तो ये लागू करने वाला लॉर्ड डलहौजी था, जिसको राज हड़प नीति के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत यदि किसी शासक की मृत्यु बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के हो जाती थी तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। व्यपगत सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया पहला राज्य कौन सा था? तो पहला राज्य जो मिलाया गया था वो था सतारा। ये 1848 में मिलाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था, जिससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों के धार्मिक भावनाएं आहत हुई, क्योंकि उसमें सुअर और गाय की दोनों की चर्बी थी जो कारतूस बन रहे थे। तो हिंदुओं के लिए गाय पूजनीय है और मुस्लिमों के लिए जो सुअर है वो अपवित्र है, तो दोनों के लिए इनको मुंह में लगा के खोलना पड़ता था उन कारतूसों को, तभी वो चलते थे। तो इसलिए इसका विरोध हुआ और विद्रोह भड़का। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 को हुई थी, जब सिपाहियों ने चर्बी वाले कारतूसों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, जो जफर के नाम से जाना जाता है। हालांकि वास्तविक नेतृत्व जनरल बख्त खान के हाथ में ही था। लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था 1857 का नेतृत्व लखनऊ से। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। इनके सेनापति थे तात्या टोपे, जो मुख्य नेतृत्व की भूमिका निभा रहे थे। अगला प्रश्न है आपका कि झांसी में 1857 के विद्रोह की कमान किसने संभाली थी? झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने 1857 के विद्रोह की कमान संभाली थी। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह को किस अंग्रेज अधिकारी ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो जो बेंजामिन डिजराइल ने ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, उन्होंने इसे 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। 1857 के विद्रोह की असफलता का एक प्रमुख कारण क्या था? तो एक प्रमुख कारण था कि केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। विद्रोहियों के बीच में एकता की कमी थी। दिल्ली में कोई और था, झांसी में कोई और था, लखनऊ में कोई और था, कानपुर में कोई और था। तो एक सामूहिक नेतृत्व था, केंद्रीय नेतृत्व था, उसकी बहुत ही ज्यादा कमी थी, जिसके कारण इस नेतृत्व को सफलता नहीं मिल पाई जिसकी संभावना हो सकती थी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथों में चला गया? तो इसका भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह को किसने कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? बी.डी. सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह के बाद सेना में क्या बदलाव आया? सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम किया गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। साथ ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। 1858 के भारत सरकार अधिनियम का मुख्य प्रावधान क्या था? तो 1858 के अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी के अधीन आ गया। भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और यही आखिरी गवर्नर जनरल थे भारत के, जो पहले अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, जगदीशपुर से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का 1857 के विद्रोह पर क्या प्रभाव पड़ा? ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय कृषि और उद्योगों को नष्ट कर दिया, जिससे किसानों, कारीगरों और जमींदारों में व्यापक असंतोष फैला, जो विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल सम्राट का क्या हुआ? तो बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया गया और जहां उनकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार भारत में मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे वो पामस्टन थे। तो ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में अक्सर ब्रिटिश प्रधानमंत्री पूछ लिए जाते हैं कि किस समय कौन थे। अब जो टॉपिक है हमारा वो है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। स्थायी बंदोबस्त किसने और कब लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया।
अगला प्रश्न है आपका कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने और कहां लागू की थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने वाला थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। मद्रास प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई, जिसमें सीधे किसानों से राजस्व लिया जाता था। अगला है आपका कि महालवाड़ी व्यवस्था भारत के किस क्षेत्र में लागू की गई थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था उत्तर पश्चिमी प्रांतों, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू की गई थी, जिसमें राजस्व का निर्धारण पूरे गांव या महाल के आधार पर होता था। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय कुटीर उद्योग नष्ट हो गए और भारत ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत तथा तैयार माल का बाजार बन गया। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में पहली रेलवे लाइन कब और कहां बिछाई गई थी। तो भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में डाक व्यवस्था का आधुनिकीकरण किसने किया। तो भारत में डाक व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने वाला लॉर्ड डलहौजी था। 1854 में डाकघर अधिनियम पारित करता है और आधुनिक डाक व्यवस्था की शुरुआत करता है। मैकाले का प्रस्ताव किससे संबंधित है। तो मैकाले का प्रस्ताव 1835 में आता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित था, जिसका उद्देश्य पश्चिमी ज्ञान का प्रसार करना था। वुड का डिस्पैच कब और किस क्षेत्र में आया था। तो वुड का डिस्पैच 1854 में आया था। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसमें प्राथमिक से विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा प्रणाली की सिफारिशें की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज जो है वो राजा राम मोहन राय ने 1828 में स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। अगला प्रश्न है आपका कि सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन किया था। अगला प्रश्न है आपका कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब और किसके प्रयासों से पारित हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य नारा वेदों की ओर लौटो था। अगला प्रश्न है आपका कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उनके धार्मिक और सामाजिक विचारों का वर्णन है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, W.C. बनर्जी थे। अगला प्रश्न है आपका कांग्रेस के प्रारंभिक चरण 1885 से 1905 को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको नरमपंथी चरण के नाम से जाना जाता है, जिसमें नेता संवैधानिक तरीकों से सुधारों की मांग करते थे। प्रारंभिक राष्ट्रवाद के प्रमुख नरमपंथी नेता कौन थे। तो प्रारंभिक राष्ट्रवादी के प्रमुख नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले थे। धन के निष्कासन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दादा भाई नौरोजी ने धन का निष्कासन सिद्धांत को प्रतिपादन किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिश भारत से धन को इंग्लैंड ले जा रहे हैं। अगला और आपका 50वां प्रश्न आता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में अकाल का मुख्य कारण क्या था। तो ब्रिटिश शासन के दौरान राजस्व नीतियों, कृषि के व्यवसायीकरण और सिंचाई सुविधाओं की कमी के कारण बार बार अकाल पड़े। अगला प्रश्न है आपका कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। सही उत्तर है आपका 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय अशांति के जनक किसे कहा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न है आपका कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी, जो जातिगत असमानता के खिलाफ। अगला प्रश्न है आपका कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ज्योतिबा फूले ने 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य निम्न जातियों के अधिकारों की रक्षा करना था। अगला प्रश्न है आपका कि अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था। तो सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है आपका कि
थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम HP ब्लावात्स्की ने और कर्नल HS ओलकोट ने 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, जो बाद में भारत आई। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने में किसका योगदान था? तो एनी बेसेंट ने भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे 1893 में भारत आई थी। अगला प्रश्न है आपका कि यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने 1820 के दशक में यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया, जिसका उद्देश्य समाज में कट्टरता और अंधविश्वास को दूर करना था। अब हम बढ़ेंगे स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। बंगाल का विभाजन कब हुआ और किसके द्वारा किया गया था? ये प्रश्न है आपका। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसका आधिकारिक कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया था। लेकिन जो मूल कारण था, बंगाल में बहुत ही ज्यादा विरोध हो रहा था अंग्रेजों का, उसको तोड़ने के लिए फूट डालो राजनीति करो वाली बात थी, तो बांग्लादेश अलग कर बंगाल का विभाजन किया। अगला प्रश्न है आपका कि बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न है आपका कि लाल बाल पाल में कौन शामिल थे? तो लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे, जो उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता थे। अगला प्रश्न है आपका कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन से 2 समाचार पत्र शुरू किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में नामक 2 समाचार पत्र शुरू किए थे। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 था, जो बिहार के नील किसानों के समर्थन में था। अगला प्रश्न है आपका कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 किससे संबंधित था? तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के किसानों से संबंधित था, जो फसल खराब होने के बावजूद सरकार द्वारा लगान वसूली के खिलाफ था। गांधी जी इसमें शामिल हुए थे। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 का मुख्य मुद्दा क्या था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल प्लेग बोनस को लेकर थी, जिसमें गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ, जिसका उद्देश्य बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और जेल में रखने का अधिकार सरकार को देना था। अगला प्रश्न है आपका कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, जब जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। अगला प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करना था। अगला प्रश्न है आपका कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? तो चौरी चौरा घटना 1922 में होती है फरवरी में, जिसमें एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई और वहां पर काफी पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को इसी घटना के विरोध में स्थगित कर दिया। नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से शुरू की गई थी। नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन करना था, जो भारतीयों को नमक बनाने से रोकता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह के साथ ही 1930 में शुरू हुआ था, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना था। अगला प्रश्न है आपका कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में। गांधी इरविन समझौते का मुख्य परिणाम क्या था? तो इस समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने भाग लिया था और केवल इसी गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और ये कांग्रेस की तरफ से नहीं थे, ये अंग्रेजों के द्वारा आमंत्रित थे। सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 में, त्रिपुरी संकट के बाद। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखी थी?
सही उत्तर है आपका महात्मा गांधी ने 1909 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों को व्यक्त किया था। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही अच्छी वीडियो आ रही हैं आपके लिए लगातार और कंटेंट बहुत ही शानदार आपको हमारे चैनल पर मिलने वाला है। किस घटना के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन 1919-1924 का मुख्य उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद को बहाल करना और मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करना था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में किसने किया था? तो अली बंधुओं ने किया था। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई थे, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का भारत में नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? सही उत्तर है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करना था। सामुदायिक पुरस्कार या कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने 1932 में सामुदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि पूना समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था, जिसने सामुदायिक पुरस्कार में दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी ने किस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने केवल एक बार बेलगाम अधिवेशन 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अब हम बढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद के उदय की तरफ। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका 91 प्रश्न है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? प्रमथनाथ मित्रा ने 1902 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, जो एक क्रांतिकारी संगठन था। युगांतर दल की स्थापना किसने की थी? तो बारिंद्र कुमार घोष ने और भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर 1906 में युगांतर दल की स्थापना की थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र के केस में इन्हें फांसी दी गई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय बनाया था, जिसे मौलाना हसरत मोहानी ने गढ़ा था। अगला प्रश्न है आपका, चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? इनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था। काकोरी कांड कब और किसके द्वारा किया गया था? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा किया गया था, जिसमें एक ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा गया। अगला प्रश्न है आपका कि काकोरी कांड में शामिल प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो काकोरी कांड में शामिल प्रमुख क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारी शामिल थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो HSRA की स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा की गई थी। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी, जो विदेशों में भारतीय राष्ट्रीयवादों का केंद्र था। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो BD सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किसने की थी? तो बीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय और लाला हरदयाल ने 1914 में बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, जो उग्र राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। अगला प्रश्न है आपका कि होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भारत में 2 होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुए थे। एक शुरू किया था अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने और दूसरा शुरू किया था सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जननी किसे कहा जाता है? सही उत्तर है आपका मैडम भीकाजी कामा को भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जननी कहा जाता है, जिन्होंने 1907 में जर्मनी में भारतीय झंडा फहराया था। अगला प्रश्न है आपका कि दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था, जिसका उद्देश्य सरकार को जगाना था। यह बम खाली जगह पर फेंका गया था, जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था। चटगांव शस्त्रागार छापा किसने आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने 1930 में चटगांव शस्त्रागार छापा आयोजित किया था, जो ब्रिटिश शस्त्रागार पर एक साहसिक हमला था।
अगला प्रश्न है आपका कि मित्र मेला नामक गुप्त संगठन किसने स्थापित किया था? सही उत्तर है आपका वीडी सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जो बाद में अभिनव भारत में बदल गया। पंजाब में भारत माता सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा ने पंजाब में भारत माता सोसाइटी की स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो एचआरए की स्थापना 1924 में कानपुर में सचेंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जोकेश चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। बाद में इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़कर कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने मिलकर एचएसआरए की स्थापना की थी। युगांतर नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था, जो क्रांतिकारी विचारों का प्रचार करता था। अगला प्रश्न है आपका, लाला हरदयाल किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे और उन्होंने विदेशों में भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अगला है कि अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना और भारत की स्वतंत्रता को प्राप्त करना। अभिनव भारत का मुख्य उद्देश्य क्या था? अभिनव भारत का उद्देश्य क्रांतिकारी तरीकों से, ठीक है, सेम है लगभग, जिसमें राजनीतिक हत्याएं और सशस्त्र विद्रोह शामिल थे। गदर नामक पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी? गदर नामक पत्रिका कई भाषाओं में प्रकाशित होती थी, जिसमें पंजाबी, उर्दू, हिंदी और गुजराती प्रमुख थे। अगला प्रश्न है आपका, इंडिया हाउस का मुख्य कार्य क्या था? इंडिया हाउस का मुख्य कार्य था विदेशों में भारतीय छात्रों और राष्ट्रवादियों के लिए एक केंद्र बनना, जहां क्रांतिकारी विचारों का आदान प्रदान होता था और स्वतंत्रता के लिए योजनाएं बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है आपका कि किस क्रांतिकारी ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? तो ये प्रसिद्ध गीत राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था, हालांकि इसे बिस्मिल अजीमावादी ने लिखा था। अगला प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम क्यों बदला गया? सोशलिस्ट शब्द को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि क्रांतिकारी समाजवादी विचारों से प्रभावित थे और वे स्वतंत्रता के बाद एक समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते थे। इंग्लैंड में और जितना यूरोपीय क्षेत्र था इस समय समाजवाद को लेकर काफी अग्रसर था। समाजवाद की बातें हो रही थी, वहां पर नए विचारों का स्वीकार किया जा रहा था, तो वैसे ही भारत में भी वो चालू हुआ। खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को 1908 में मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के आरोप में फांसी दी गई थी। 120वां प्रश्न है कि अलीपुर बम केस किससे संबंधित था? अलीपुर बम केस 1908 में अरविंदो घोष और बारिंद्र घोष से संबंधित था, जिसमें क्रांतिकारियों पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया था। अब हम बात करेंगे विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का मुख्य प्रावधान क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल करने की शुरुआत की और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई और अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया। अगला है आपका कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से कौन सा अधिनियम जाना जाता है? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो सुधार नियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की? तो 1909 का यह अधिनियम है मार्ले मिंटो सुधार, और जो अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, ये उसी का एक हिस्सा था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? तो ये 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से संबंधित है, जिसने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की? तो ये अभी आपने पढ़ा है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो जिसमें विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये 1927 में गठित होता है और भारत आता है 1928 में, जिसका उद्देश्य होता है 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे भारतीयों को लगा कि उनके भविष्य का फैसला विदेशी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र सिद्धांत की मांग कब की थी? 1940 के लाहौर अधिवेशन में दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो इसका मुख्य प्रावधान था अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की। किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की? तो 1935 के जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, उसने प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की, जिससे वे अपने आंतरिक मामलों में
अधिक स्वतंत्रता से कार्य कर सके। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में किस व्यवस्था की शुरुआत हुई? तो केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी, प्रांतों में खत्म किया गया और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया, जैसा कि 1919 के अधिनियम में किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को अविश्वास का चार्टर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अविश्वास का चार्टर कहा था, क्योंकि इसमें भारतीयों की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को नजरअंदाज किया गया था। किस अधिनियम ने भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, जो 1937 में स्थापित हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में। फेडरल कोर्ट के नाम से तब जाना गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कितनी सूचियां बनाई गई थी? तो उस समय यहाँ पर 3 सूची बनाई गई, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची, जो शक्तियों के वितरण को दर्शाती थी। किस अधिनियम ने भारत में पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार दिए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने भारत में पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार प्रदान किए थे। अगला प्रश्न है आपका, मार्ले मिंटो सुधार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था वो लॉर्ड मिंटो था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। किस अधिनियम के तहत बर्मा म्यांमार को भारत से अलग किया गया? तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत बर्मा यानी कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कौन सी नई संस्था स्थापित की गई? इस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया, जो 1935 में स्थापित हुआ। नेहरू रिपोर्ट में किस प्रकार के संविधान की मांग की गई थी? नेहरू रिपोर्ट में एक डोमिनियन स्टेटस, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सुशासन वाले संविधान की मांग की गई थी, जैसे आप आयरलैंड, स्कॉटलैंड आदि देशों में देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे कब प्रस्तुत की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में अपनी 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की थी, जो मुस्लिम हितों को की रक्षा करती थी। अगला प्रश्न है आपकी, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की आलोचना करते हुए इसे अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। किस अधिनियम ने भारत सचिव के पद का प्रावधान किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 ने भारत सचिव के पद का प्रावधान किया था, जो ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होता था। अगला है आपका, किस अधिनियम ने भारत में पहली बार बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी? सही उत्तर है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ने वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की। जो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में बताया गया है, तो वो आप कमेंट करके बताइएगा। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है और राज्य का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अगर आपको याद नहीं है तो गूगल करके भी आप बता सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में चुनाव कब हुए थे? तो 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में सरकार बनाई। अगला प्रश्न है आपके, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थीं? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वायसराय के पास अवशिष्ट शक्तियां होती थी। किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की थी, जिसमें केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद शामिल थे। अब हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए प्रश्नों की। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रिप्स मिशन की विफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की हठधर्मिता थी। करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन को किस ऑपरेशन के तहत दबाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन 0 आवर के तहत दबाया था, जिसमें प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 में की थी, जब इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। एक त्रिपुरी संकट नाम से एक संकट आता है। आजाद हिंद फौज INA की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली? तो 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे पुनर्गठित किया।
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सैनिकों को प्रेरित करने के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार आजी हुकूमत ए आजाद हिंद की स्थापना की। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो आजाद हिंद फौज का मुख्यालय सिंगापुर में स्थित था। आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट का नाम रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था, जिसका नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने किया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो नेताजी की उपाधि उन्हें भारतीय सैनिकों द्वारा दी गई थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आप सभी इससे परिचित हैं। आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारियों पर मुकदमा कहां चला था? आजाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारियों पर पीके सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर दिल्ली के लाल किले में 1945 में मुकदमा चला था। आईएनए ट्रायल्स का भारतीय राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा? आईएनए ट्रायल्स ने पूरे देश में व्यापक जन समर्थन और ब्रिटिश विरोधी भावना को बढ़ावा दिया, जिससे ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ने का दबाव बढ़ा। तो ये आईएनए ट्रायल का मतलब है जो आजाद हिंद फौज पे जो मुकदमे की कार्रवाई 1945 में चली थी, इसी को कानूनी कार्रवाई को ट्रायल्स कहा जाता है। ठीक है, कोर्ट में जो कार्रवाई लगातार चलती है। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कहां हुई मानी जाती है? तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइपेई में एक विमान दुर्घटना में हुई मानी जाती है। हालांकि उनकी मृत्यु का रहस्य अभी भी बना हुआ है, स्पष्ट कारण अभी तक किसी को पता नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन क्यों कहा जाता है? तो इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहा जाता है क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी जनता ने स्वयं ही आंदोलन जारी रखा और नेतृत्व संभाला। अगला प्रश्न है आपका कि आजाद हिंद रेडियो स्टेशन कहां से संचालित होता था? आजाद हिंद रेडियो स्टेशन जर्मनी और बाद में सिंगापुर से संचालित होता था, जिसके माध्यम से सुभाष चंद्र बोस भारतीयों को संबोधित करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, चिंतूपाड़े, सतारा, बाईवी चौहान और तामलुक जातीय सरकार जैसे स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गईं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये 1946 में भारत आया था, जिसका उद्देश्य भारत को सत्ता हस्तांतरण के लिए एक योजना तैयार करना। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी से थे। भारत का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना 3 जून योजना के तहत किया गया था, जिसे 1947 में प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्र भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और यही अंतिम थे, सी राजगोपालाचारी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ? यह 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया, जिसने भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। अगला प्रश्न है आपका कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? ऑपरेशन पोलो हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाने के लिए 1948 में की गई सैन्य कार्रवाई से संबंधित था। अगला प्रश्न है आपका कि गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त किया गया? गोवा को 1961 में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत में इसे लागू किया गया। तो ये रहे आपके आधुनिक भारत इतिहास के मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 180 वन लाइनर।